Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class we have started the chapter is matter around us pure, यानी कि जो मैटर हमारे चारों तरफ पाया जाता है क्या वह प्योर है, क्या वह शुद्ध है. उसमें हमने कुछ डेफिनेशन को कवर किया था लाइक सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड. नाउ वी विल डिस्कस मिक्सचर. ओके, मैंने आपको बताया था कि आपके मिक्सचर में 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ओके, नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस. ओके, सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हम कुछ फिजिकल एंड कुछ केमिकल चेंजेस को देखेंगे कि किस तरह के चेंजेस होते हैं जिनको हम क्या फिजिकल कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, या कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रासायनिक विधि से होते हैं तो उनको हम केमिकल चेंजेस कहेंगे. तो ऐसे कौन कौन से आपके चेंजेस हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस दिस. ओके, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन. अ सब्सटेंस इट्स सेड टू undergo a physical change when only the physical properties such as the shape, size, color or state or the substance change. यानी कि आप किसी भी substance में फिजिकल चेंज हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कब कहेंगे? ऐसा आप तब कहेंगे जब आपको दिखाई देगा कि आपके जो भी मैटर्स हैं उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन में जो प्रॉपर्टीज हो रही हैं वो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. जैसे लाइक उनके जो चेंज हो रहे हैं, उनके शेप में चेंज हो रहा है, उनकी साइज में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, या फिर उनके स्टेट में लाइक लिक्विड, गैस और सॉलिड स्टेट, उनकी स्टेट्स में कन्वर्जन हो रहा है. बाकी और कोई चेंज नहीं हो रहा है. अगर आपको दिखेगा कि उन मैटर्स में सिर्फ इन इन चीज़ों में चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हो दैट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. और सबसे बड़ी बात है कि ये चेंजेस हो रहे हैं और कोई नया सब्सटेंस ना मिले आपको उससे. ओके, तो आप कहोगे कि ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है. ओके, ना लाइक एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस. जब आपने आइस को मेल्ट किया तो आपको क्या मिला? पानी. अब क्या हो गया? उसकी शेप में चेंज हो गया, उसके साइज में भी एक तरह से चेंज हो गया, है ना. तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है. ओके, लाइक बॉइलिंग वाटर, आपने पानी को उबाला तो उसमें क्या हुआ? उसके शेप में चेंज हो गया, साइज में चेंज हो गया, है ना. स्टेट में भी चेंज हो सकता है क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगी. लेकिन आपको यहाँ पे भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला है, वो जो पुराना था वही आपके पास है. ठीक है, पानी था तो पानी ही है आपके पास. तो आप यहाँ कहोगे कि ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंज है, ये फिजिकल चेंज है. ओके, second one is a substance is said to undergo a chemical change when a new substance with completely new properties, physical and chemical, is formed. यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर आपका केमिकल चेंज के प्रोसेस से गुजर रहा है और आप देखोगे कि उसके अंदर कंप्लीटली कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और वो जो नया सब्सटेंस है वो न्यू प्रॉपर्टी शो कर रहा है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो. यानी कि जो पुरानी प्रॉपर्टी थी सब्सटेंस की, चेंज होने के बाद वो एक नया ही सब्सटेंस बना रहा है और अपनी नई प्रॉपर्टीज़, जो न्यू सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, पुरानी प्रॉपर्टीज शो नहीं हो रही हैं. तो आप कहोगे कि ये एक केमिकल चेंज है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है. ओके, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड और पेपर. आप जब वुड को, लकड़ी को या पेपर को जलाते हो तो आपको क्या मिलती है? राख मिलती है, ऐश मिलती है. ओके, तो ये क्या है? यहाँ पे हमें नया ही सब्सटेंस मिला, ऐश मिली, राख मिली, जिसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ वाटर का वाटर मिल रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. सोरिंग ऑफ मिल्क, आप जब दूध को जमाते हो तो आपको दही मिलता है, तो वहाँ भी दही अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, वो मिल्क की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. तो यहाँ पे जहाँ आपको न्यू सब्सटेंस मिल रहा है जो अपनी कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो आप उसे कहोगे कि ये एक केमिकल चेंज है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अलॉय. What is alloy? Alloy are homogeneous mixture of metals or a mixture of a metal and another element that cannot be separated into their compounds by physical methods. यानी कि अलॉय आपके होमोजेनियस मिक्सचर का वो मेटल है या किसी भी मिक्सचर का वो मेटल है या जो कि अगर एक बार किसी कंपाउंड के साथ है तो आप उसे उस कंपाउंड से, उस यौगिक से सेपरेट नहीं कर सकते हो. किसी भी मेथड से, किसी भी फिजिकल मेथड से आप उसको उससे सेपरेट नहीं कर सकते हो उसके कंपाउंड से. तो वो आपका कहलाता है अलॉय. फॉर एग्जाम्पल स्टील, अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, मेटल एंड कार्बन मेटल.
यानी कि जो आपका स्टील है वो किसका कॉम्बिनेशन है, वो आपका कॉम्बिनेशन है आयरन का और कार्बन का। यानी कि आयरन आपका क्या है, मेटल है, कार्बन क्या है आपका, ये नॉन मेटल है। तो जब ये इनके कॉम्बिनेशन से स्टील बन रहा है, तो अगर आप इसमें से एक भी हटाओ, एक को भी सेपरेट करो, तो स्टील का बनना इम्पॉसिबल है। तो ये एक ऐसा अलॉय है जिसके अंदर हम किसी को भी रिमूव नहीं कर सकते, किसी को सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमें स्टील चाहिए। ओके, नाउ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आपका क्या है, ये भी आपका कॉम्बिनेशन है कॉपर का और टिन का, बोथ आर मेटल्स हेयर। ओके, हेयर वी कैन नॉट सेपरेट एनी एलिमेंट। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अलॉय। ब्रास, ब्रास क्या है आपका, ये आपका मिक्सचर है कॉपर का एंड जिंक का, बोथ आर मेटल्स एंड वी कैन नॉट सेपरेट एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस कंपाउंड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अलॉय। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपके जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सांद्रता के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी को, कि जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है या क्या है, सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सो सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी शोइंग द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस विच इज इन द सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्युबिलिटी आपकी वो प्रॉपर्टी है जो आपको ये दिखाती है कि जो भी सब्सटेंस आपको दिया जा रहा है, जब आप उसे किसी सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो तो वो डिसॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वही अगर वो हो रहा है तो वो सॉल्युबल है, नहीं हो रहा है तो वो सॉल्युबल नहीं है। It is measured in terms of the maximum amount of solute dissolved in a solvent at equilibrium। यानी कि आप इसको मेज़र करोगे जब आपका मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्यूट का अमाउंट है, अगर आपका वो सॉल्वेंट में अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है सही अनुपात में, वही आपकी सॉल्युबिलिटी है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब वो आसानी से उसमें मिल जाए तब आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा आप उसे कहोगे कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले क्या फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर, तापमान। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। आपकी जो भी सॉल्युबिलिटी है, आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो और जो उसकी सॉल्युबिलिटी की रेट है वो आपका तापमान बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। द सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर गैसेज, लेकिन गैसेज के लिए ये सिचुएशन डिफरेंट है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, दे बिकम लेस सॉल्युबल इन ईच अदर एंड इन वाटर। यानी कि गैसेस में क्या होता है कि जब भी आप इनके टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ये एक दूसरे में जो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है पानी में। ओके, बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सिर्फ पानी के अंदर ही इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, लेकिन अगर आप अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से सॉल्युबल कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें ये तेज हो जाती है। ओके, अब प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर। For the majority of solid and liquid solutes, pressure does not affect solubility। यानी कि ज़्यादातर सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात की जाए तो यहाँ पर प्रेशर का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस। लेकिन इसका ज़्यादातर प्रभाव किस पे पड़ता है, गैस पर प्रभाव पड़ता है, बिकॉज जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। जो गैस की सॉल्युबिलिटी है उसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो गैस के प्रेशर के होता है। यानी कि आप जितना उसमें प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब जितना प्रेशर बढ़ा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ी, पर इसका आपका सॉलिड और लिक्विड पे कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कितने टाइप के सॉल्यूशन है, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर, सॉल्यूशन की सांद्रता के हिसाब से 3 तरह के सॉल्यूशन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ ways of representing the concentration of a solution. The concentration of a solution can be represented in many ways. फर्स्ट इज मास बाय द मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। यानी कि आपको आप अगर परसेंटेज निकालना है सोल्यूशन का तो आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके, आप इससे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे किसी भी सोल्यूशन का। ओके, नाउ Tyndall effect. What is Tyndall effect? Tyndall effect is the scattering of light by particles in a colloid or else particle in a very fine suspension। यानी कि आपका जो भी
सॉल्यूशन है, आप उसके अंदर अगर लाइट को प्रवाहित करते हो तो जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके, लाइट जो होती है वो कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराकर बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। स्कैटरिंग का मतलब ही क्या होता है, बिखरना, ठीक है। तो लाइट है जो वो पार्टिकल से टकराकर बिखर जाती है, पार्टिकल इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन। और जो कोलाइड के पार्टिकल्स होने चाहिए वो बहुत ही फाइन सस्पेंशन में होने चाहिए, अच्छी तरीके से उसमें मिले होने चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। यानी कि आप किसी भी घने जंगल में कैनोपी में जब किसी सनलाइट को पास होते हुए देखोगे तो आप स्टिंडल इफेक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज क्या होता है, द सॉल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इन द कोलॉइड फ्रॉम द डिस्पर्स फेज। यानी कि आपके जो सॉल्यूट के कंपोनेंट्स हैं वो पार्टिकल्स जिस तरह से कोलॉइड में डिस्पर्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फैल जाते हैं, उसको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं। नाउ डिस्पर्जन मीडियम, व्हाट इज डिस्पर्जन मीडियम, द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी कि जिस कंपोनेंट में आपके जिस कंपोनेंट जो आपके कंपोनेंट हैं वो डिस्पर्स्ड फेज में जिस तरह से सस्पेंड होते हैं उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। Aerosol, what is aerosol? A colloid solution which dispersed phase solid or liquid and disappearing medium gas is called aerosol, okay. For example, cloud. Now foam. Foam का मतलब क्या होता है, देखते हैं। A colloid solution which dispersed phase gas and dispersed medium solid liquid is called foam. For example, shaving cream. शेविंग क्रीम होती है, आप जब शेविंग क्रीम को यूज़ करते हो तो उसमें धीमे धीमे झाग निकलने लग जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके कॉलिड सॉल्यूशन के साथ जो डिस्पर्स फेज होती है उसकी गैस होती है वो डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड और लिक्विड में कनेक्शन करके रिएक्शन करके फोम शेविंग क्रीम की फोम को क्रिएट करती है। लाइक सॉल्स, व्हाट इज सॉल्स, अ कोलॉइड सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज सॉलिड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड इज कॉल्ड सोल। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड, ओके। नेक्स्ट वन इज gels and emulsions. What is gel and emulsion? A colloid solution with dispersed phase liquid and dispersing medium solid is called gel, okay. Now next one is a colloidal solution which disperses phase liquid and dispersal medium liquid is called emulsion. देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लर्न करनी है। जेल्स एंड इमल्शन, फोम, सोल्स, डिस्पर्जल फेज, डिस्पर्जल मीडियम, एरोसोल। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट इज डिस्पर्जल फेज, व्हाट इज डिस्पर्जल मीडियम, ओके, व्हाट इज फोम, व्हाट इज सोल, व्हाट इज जेल्स एंड इमल्शन। तो आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लर्न करनी है और कुछ नहीं करना है, ओके। Now what is evaporation? The process of conversion of water into water vapor is known as evaporation. यानी कि पानी का पानी की वेपर्स में चेंज हो जाना evaporation कहलाता है. It cannot be used to separate the volatile component to solvent from the non volatile solute. यानी कि आप इसको किसी भी अदर वॉलेटाइल कंपोनेंट को चेंज करने में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में चेंज करने में यूज नहीं कर सकते. Now homework time. Answer the following questions. Based on which factor a solution is said to be dilute, concentration और saturated? किन factors के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो solution है वो dilute है, concentrated है, saturated है? Identify solute and solvent in tincture of iodine. Tincture of iodine में आपको बताना है क्या solute है और क्या solvent है. Next, what are the two component of a colloid solution? colloid solution के two components बताने हैं. And why is water called universal solvent? water को हम universal solvent क्यों कहते हैं? Okay, I hope you know all the answer and you have to give all the answer by your own, and you have to learn all the definition, and you have to revise full chapter thoroughly and previous chapter also. Okay, thank you.